नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट में CMP लिखते हैं कई जगह, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था। कैपिटलिज्म के परिचय के बाद हमने देखा कि जब नया हुआ तो एक पूरा ही उत्पादन विधि यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। बल्कि यूँ कहिए कि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, इसलिए समाज में परिवर्तन आया। और मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, उसकी कुछ नई विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि अब समाज स्पष्ट रूप से पूंजी नामक एक नई संस्था, कैपिटल जिसको कहते हैं, के केंद्र पर चलने लगी। यानी समाज की सारी गति, डायनामिक्स, सारी गतिकी की का जो एक्सिस था, जो केंद्र बिंदु था, वो पूंजी थी। और इसीलिए इसका पूंजीवादी युग नाम रखा गया है। इसमें हुआ ये कि वो लोग जिनके पास पूंजी थी, जिनके पास उत्पादन, वो लोग उत्पादन के साधनों के मालिक थे। और दूसरी तरफ काम करने वाले मजदूर थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उत्पादन के साधन कुछ नहीं थे, सिर्फ अपना शारीरिक श्रम था जिसको वो बेच सकते थे। तो इसका नतीजा ये हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि सेपरेशन ऑफ द डायरेक्ट प्रोड्यूसर एंड द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी उत्पादन के साधनों के जो मालिक थे, एक तरफ वो थे, और दूसरी तरफ वो जो डायरेक्टली सीधे तौर पर उत्पादन कर रहे थे। तो उत्पादन करने वाले तो थे कौन? मजदूर। और उत्पादन के साधनों के मालिक कौन थे? पूंजीवादी लोग, जिसको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कहता है। ये शब्द याद रखना, उनको तो बुर्जुआ कहता है कार्ल मार्क्स, और मजदूरों को वो सर्वहारा कहता है। सर्वहारा का मतलब है कि वो लोग जो सब कुछ हार चुके हैं, जिनके पास सिवाय अपनी शरीर के श्रम के अलावा कुछ भी संपत्ति नहीं है, कुछ भी उनमें उनका और कोई उत्पादन का तरीका नहीं है। अगर उनको जीना है तो अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचना पड़ेगा, इसलिए उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। प्रोलिटेरिएट अंग्रेजी का शब्द है, और बुर्जुआ शब्द पूंजीपतियों के लिए काम में लिया जाता है। तो पूंजीपति शोषित हो गए, जो शोषण करते थे, और मजदूर या सर्वहारा या प्रोलिटेरिएट वो वर्ग था जिसका शोषण किया जाता था। शोषण किसका किया जाता था? शोषण उनके श्रम का किया जाता था। अब क्या हुआ कि उत्पादन के साधनों में के मालिक अलग थे, और उत्पादन के साधनों से उत्पादन करने वाले, डायरेक्ट उत्पादन करने वाले मजदूर थे, वो अलग थे। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये केवल इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं जितनी अपने को दिखाई देती है, कि ठीक है, एक तरफ पूंजीवादी लोग हैं, एक तरफ मजदूर हैं, यानी एक तरफ बुर्जुआ है और दूसरी तरफ सर्वहारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोशल प्रोसेस है। कार्ल मार्क्स इसको कहता है, दिस इज द सोशल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सोशल डायनामिक्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये सब समाज के दायरे में हो रहा है, और दायरा समाज का किस तरह इसको प्रभावित कर रहा है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि वो शोषण किस तरह करता था। शोषण इसलिए करता, इस तरह करता। एक तो इस युग की एक तो महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि उनका सेपरेशन था, यानी उत्पादन के साधनों के मालिक कोई और थे और उत्पादन करने वाले कोई और थे। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्पादन करने वाले लोग, यानी जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो सर्वहारा थे, उनको उनके श्रम के बदले एक निश्चित धन दिया जाता था, जिसको वेज कहते हैं, यानी जिसको मजदूरी कहते हैं। ये मजदूरी क्या थी? मजदूरी श्रमिक के श्रम की विनिमय मूल्य था। यानी आप अपना श्रम कितने में बेचेंगे, उसका विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। वो कितने में बेचेंगे, उसकी कितनी कीमत है, वो मजदूरी कहलाती थी।
तो अब जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरफ पूंजी और दूसरी तरफ मजदूरी, कैपिटल और वेज, पूंजी और मजदूरी, इस पर आधारित हो ये एक गति की चलने लगी। अब होता क्या था कि पूंजीपति जब श्रमिकों से उत्पादन करवाता था तो सारे संसाधन, सारे औजार, सारे उत्पादन के मशीनरी, ये सब मजदूर चलाता था, लेकिन मजदूर का उस पर कोई अधिकार नहीं था और मजदूर का डायरेक्ट बाजार से कोई संपर्क नहीं था। वो अपनी बनाई हुई चीज़ों को बाजार में डायरेक्ट नहीं बेचता था। तो एक महत्वपूर्ण छिपी हुई बात वो है कि अब उत्पादन करने वाले का बाजार के साथ संबंध खत्म हो गया और साथ ही साथ, जैसा कि पहले कहा, उत्पादन करने वाले का उत्पादन के साधनों के साथ संबंध खत्म हो गया। और मज़ेदार बात यह है, जो तीसरा महत्वपूर्ण और दार्शनिक तत्व है वो ये है कि ये सब श्रमिक कर भी रहा है उत्पादन, लेकिन इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा कि हमने गुलाम प्रथा और जैसा कि सामंतवादी युग में देखा। जोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, वो उसकी अपनी फ्री विल है, यानी अपनी इच्छा की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी उसको सामाजिक आर्थिक ढांचे के अनुसार इस तरह मजबूर कर दिया जाएगा कि उसको उत्पादन के साधनों, उत्पादन के संबंधों में जाना ही जाना पड़ेगा अगर उसको अपने जीवन का निर्वहन करना है, तो जीवन यापन करना है, तो अपने परिवार का पेट पालना है। तो एक तरफ उत्पादनकर्ता का उत्पादन के साधनों के संबंध से विच्छेद हो गया, दूसरा उत्पादनकर्ता बाजार से विच्छेद हो गया, और तीसरा ऊपरी तौर पर स्वतंत्रता होने के बावजूद वो बुर्जुआ वर्ग द्वारा श्रम को संगठित करने के तरीके के द्वारा इस तरह मजबूर कर दिया जाता था कि उसको उत्पादन में हिस्सा भी लेना पड़ता था अगर उसको जीवन जिंदा रहना है तो। अब श्रम जिसको उत्पादन करता था, श्रमिक जो उत्पादन करता था, उसके बदले उसको एक मजदूरी दी जाती थी। मजदूरी विनिमय मूल्य है जो उसके श्रम का होता था, लेकिन अब कितनी दी जाती थी, यह एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी में से निकल के आएगा एक अलग नया सिद्धांत जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। अब मजदूरी कितनी दी जाती थी? मजदूरी सिर्फ इतनी दी जाती थी कि कार्ल मार्क्स कहता है कि सो दैट दे कैन बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस देयर लेबर, यानी इतनी दी जाती थी कि वो जिंदा रहें और पुनः है, आज की मजदूरी इतनी दे दो ताकि पुनः वो कल वापस काम पर आ सके। ये एक बहुत छुपी हुई बात को कार्ल मार्क्स ने पहचाना। अब फायदा क्या होता था पूंजीपति को? पूंजीपति को फायदा ये होता था कि वो मजदूरों से जो कोई मूल्य का उत्पादन करवाता था, उस मूल्य से ज़्यादा उसको बाजार में बेचता था। मान लीजिए एक मजदूर को मजदूरी दी गई एक खिलौना बनाने के लिए 10 रुपये। अब उस 10 रुपये के खिलौने को, 10 रुपये तो मजदूर को दे दिए गए, लेकिन उस खिलौने को व्यापारी बाजार में 20 रुपये में बेचेगा। 20 रुपये में बेचेगा तो कुछ हिस्सा तो 20 रुपये में से वो है जिसको हम न्यायोचित ठहरा सकते हैं कि व्यापारी ने अपनी पूंजी लगाई, अपनी मशीनरी लगाई, अपने औजार दिए, अपनी ज़मीन दी, लेकिन जिसको लागत कह सकते हैं। लेकिन एक और मान लीजिए 5 रुपये उसके हो गए तो 15 रुपये की होगी। अब बाकी के जो 5 रुपये हैं वो कहाँ से आए? कार्ल मार्क्स कहता है कि ये अतिरिक्त उत्पादन है। ये 5 रुपये का उत्पादन तो मजदूर ने किया, लेकिन दिए गए उसको 10 रुपये। देने चाहिए थे 15 रुपये, दिए गए उसको 10 रुपये, तो 5 रुपये का अतिरिक्त उत्पादन हो गया और 5 रुपये पूंजीपति ने अपने लाभ के लिए रख लिए। इस तरह अतिरिक्त उत्पादन होता गया और बहुत सारी पूंजी
अतिरिक्त उत्पादन के रूप में पूंजीपतियों के पास इकट्ठी होती गई। अब पूंजीपतियों के पास पूंजी इकट्ठी होती गई तो ये इसको फिर वापस इन्वेस्ट कर देंगे, फिर नई फैक्ट्री लगा लेंगे, एक के बाद में दूसरी फैक्ट्री लगा लेंगे, दूसरे के बाद में तीसरी फैक्ट्री लगा लेंगे। इसको वो कहते हैं कार्ल मैक्स एक्सटेंडेड रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। एक्सटेंडेड रिप्रोडक्शन यानी पहले हुई, फिर अतिरिक्त मूल्य का खूब सारा इकट्ठा किया, फिर उसको फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसको कार्ल मार्क्स कहता है एक्सटेंडेड रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कार्ल मार्क्स जो पूंजीपति ने पैदा किया। अब होता यह है कि इस तरह पूंजीपतियों के हाथ में धीरे 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 बहुत सारी पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, और दूसरी तरफ मजदूरों को सिर्फ उतनी ही मजदूरी दी जाएगी कि वो दोबारा कल, यानी आज की मजदूरी इतनी दी जाएगी ताकि वो कल सुबह वापस काम पर आ सकें। ज़्यादा नहीं दी जाएगी, ज़्यादा दी जाएंगे तो वो दारू पी के पड़ जाएंगे या आएंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं दी जाएगी, सिर्फ इतनी कि उसका परिवार का खर्चा चले। तो अब धीरे धीरे होने क्या लगा, कार्ल मार्क्स कहता है कि धीरे धीरे होने ये लगा कि व्यक्ति छोटे, इतना बड़ा जब उत्पादन होना लगा, पूंजीपतियों ने खूब सारा उद्योग लगा लिया, तो जो छोटे पूंजीपति थे जिनके पास संसाधन कम थे, वो उसकी प्रतियोगिता में, उनके साथ उनका कंपटीशन होने लगा, और वो उसकी प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाए। ठहर इसलिए नहीं पाए कि जो पूंजीपति बड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का एक्सटेंडेड रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटल करता रहेगा, यानी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता रहेगा नई नई मशीनरी में, और छोटा वाला कर नहीं पाएगा। तो एक तो उत्पादकता कम हो जाएगी, दूसरा मार्केट पर बड़े उद्योग, बड़े जो पूंजीपति हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा, और नियंत्रण केवल स्थानीय बाजार पर ही नहीं, दूर दूर के देशों तक में उनका नियंत्रण हो जाएगा। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि उनकी कंपटीशन में छोटे व्यापारी हैं वो बिल्कुल ठहर नहीं पाएंगे, और जब ठहर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो नई नई मशीनरी, नई नई खोज, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपको पता होगा पहले मशीनों से कैसे हाथ से जूते बनाए जाते थे, फिर और अच्छी मशीनें आई, अब तो कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई, चप्पल किसी साइज़ की, कितनी कलर की, कितनी तरह के देखो आप। पहले हम एक ही चप्पल देखते थे, नीले रंग की फीते वाली चप्पल, अब देखिए आप कितने रंग की हैं, कितने साइज़ की हैं, कितनी सुंदरताएं हैं, कितनी वैरायटी है। ये सब कैसे हुआ? ये कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी के अनुसार हुआ। तो छोटा पूंजीपति इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो बाजार से खत्म हो जाएगा। और अब चूंकि उद्योगपति को वापस अपनी एक्सटेंडेड रिप्रोडक्शन के लिए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, इसलिए वो क्या करेगा, उसका मुनाफा कम हुआ तो वो क्या करेगा, मजदूरों की और मजदूरी है वो कम कर देगा और घटा देगा थोड़ी सी, ताकि देखें उसका मुनाफा बढ़ जाए। और एक तरफ ये होगा, दूसरी तरफ जो उद्योग बंद हो जाएंगे छोटे, उनके मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, और लंबे समय में जाकर रिलेटिव सरप्लस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का इतना बड़ा अतिरिक्त बड़ी मात्रा हो जाएगी कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार घूमेंगे। वो करें क्या? तब उनमें कोई चेतना आएगी अपने स्वार्थों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, वो फिर क्रांति करेंगे। ये सारी बातें अपन बाद में देखेंगे। लेकिन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, पूंजीवादी उत्पादन विधि में ये धीरे धीरे होता जाएगा, और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निकल जाएंगी, और बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो जाएगी। अब एक और मज़ेदार बात कार्ल मार्क्स ने कही उत्पादन, पूंजीवादी उत्पादन के संबंध में, वो ये थी कि जैसे ही ये मूल संरचना, जिसको हम बेस स्ट्रक्चर कहते हैं, पहले हमने चर्चा की थी, जैसे ही ये पूंजीवादी बेस स्ट्रक्चर बनेगा, पूंजीवादी मूल संरचना समाज की बनेगी, तो अब जैसे समाज की मूल संरचना यानी आर्थिक संरचना होती है, वैसे ही समाज का
ऊपरी संरचना यानी अधिसंरचना होती है और सुपर स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, यानी कि समाज की राजनीति, समाज के कानून, समाज के नियम, समाज के राज्य, सब चीज़ें उन्हीं के अनुसार बदल जाएंगी। और होगा ये कि जैसे ही समाज की संस्कृति, समाज का में राज्य, समाज में कानून, ये सब बदलेंगे तो उनकी भूमिका ये हो जाएगी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को वैध ठहरा देंगे कि हाँ भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। वो शोषण को वैध ठहरा देंगे कि हाँ भाई ये शोषण है, ये कानून सम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आदमी मजदूर अगर काम करना चाहते हैं कम से कम मजदूरी पर तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो नौकरी छोड़ दो। और मज़े की बात यह है कि इसके साथ वो स्वतंत्रता के, लोकतंत्र, कार्ल मार्क्स कहता है कि ये लोकतंत्र के विचार है ना कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है, इसको भी वो सही ठहरा देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये तो कहेंगे नहीं कि हम फैक्ट्री में मजदूर को पकड़ के ला रहे हैं जिस तरह गुलाम प्रथा में गुलामों को लाते थे, वो अपनी इच्छा से आ रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो ऊपर का ढांचा है, समाज है, संस्कृति है, और कानून भी फिर वो ऐसे ही बनाएंगे जो पूंजीपतियों को सही ठहराने वाले होंगे। तो राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक नैतिकता, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं, सब पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। ये उत्पादन का, पूंजीवादी उत्पादन का साधन है। कार्ल मार्क्स, आपको मैं बताऊं, इन आर्थिक विचारों के लिए अर्थशास्त्र के जनक, आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशंस, राष्ट्रों की संपत्ति की जांच, इस तरह की एक किताब लिखी थी 1776 में। उसके बाद में डेविड रिकार्डो आए, अर्थशास्त्री, उन्होंने भी अर्थशास्त्र का और ये एडम स्मिथ को पिता माना जाता है अर्थशास्त्र का, उनके विचारों से प्रभावित थे। और इन डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ ने एक व्यवस्था की बात, उन्होंने कहा था कि वहाँ एक ऐसा बाजार का संचालित हाथ होगा, अदृश्य हाथ होगा, इनविजिबल हैंड वो कहते हैं, कि बाजार की शक्तियाँ और डिमांड, मांग और पूर्ति के हिसाब से व्यवस्था करेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उनकी बातों को बढ़ते हुए उनसे ही ऑपोजिट, उल्टी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो बाजार की शक्तियाँ हैं, ये इस तरह मजदूरों को, बुर्जुआ यानी पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएंगी कि वो बुर्जुआ पूंजीपति श्रमिकों को अपने हिसाब से सामाजिक रूप से ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने स्वार्थों के लिए काम करने के लिए बाध्य कर देंगे। ये था कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति। अब आगे हम देखेंगे कि वो उत्पादन अलग हुआ, उसका क्या हुआ, जो ज़्यादा हो रहा था ना उसका क्या हुआ, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, वो भी हुई। एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये इतना ज़्यादा पूंजीवादी युग क्यों फैला, इसके साथ में कुछ और भी संस्थाओं का आविष्कार हुआ, जैसे बैंकिंग व्यवस्था, जैसे इंश्योरेंस व्यवस्था। समझ रहे हैं आप? बैंकिंग सिस्टम अस्तित्व में आया, यानी बैंक बने तो ये पूंजीपतियों को धन देने लगे, और पूंजीपति नए नए उद्योग लगाकर रिस्क उठाने लगे। भाई रिस्क तो उठानी पड़ती है जब कमाई करनी होती है। और साथ में इस रिस्क में योगदान किसने दिया? इंश्योरेंस जैसी चीज़ आ गई कि भाई ठीक है, तुम एक व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए मान लो इंग्लैंड से भारत में एक जहाज़ भेजता है, तो उसका एक कंपनी इंश्योरेंस कर देगी कि भाई ये हम आपको 1 लाख रुपए देते हैं, इसका इंश्योरेंस कर दो और इसमें सामान 5 करोड़ का है। अगर जहाज़ ख़त्म हो जाता समुद्र में, रास्ते में तूफान आ जाता या कोई भी आपदा आ जाती, तो वो जहाज़ 5 करोड़ रुपए का ख़त्म हो जाता। 1 लाख रुपए का जो प्रीमियम दिया, जैसे कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं, आप भी जानते हैं, तो उस प्रीमियम के बदले में 5 करोड़ रुपए उस व्यापारी को मिल गए। तो व्यापारी रिस्क उठाना ज़्यादा शुरू कर दिया, सुविधा मिल गई ना उसको। भाई कोई आदमी गारंटी देता है, अगर मैं आपको गारंटी दूं कि आप मेरे को ये इतने रुपए दे दो, मैं आपको पास करा दूंगा, तो आप
कितनी परीक्षाएं देंगे? आप कहेंगे कि और परीक्षाएं दे लेते हैं, और परीक्षाएं दे लेते हैं, और एमए कर लेते हैं, और कंपटीशन की परीक्षाएं दे लेते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं बाजार में, कोचिंग क्लास वाले करते हैं ऐसा। तो जो पूंजीपति थे उस वर्ग को बैंकिंग की सुविधा मिली, उसको इंश्योरेंस की सुविधा मिली, उसको शासन के द्वारा संरक्षण मिला, उनको कानून द्वारा संरक्षण मिला, और ये उत्पादन की विधि पूरी दुनिया में छा गई। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने यूरोप और ख़ास तौर से इंग्लैंड के संदर्भ में इसकी बात की है, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी तेज़ क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, ताकि औद्योगिक पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैल गया। और इस पूंजीवाद की समस्याओं से कार्ल मार्क्स जो विश्लेषण करना चाहते थे और समस्याओं को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका और विशद विश्लेषण किया, जिनके बारे में और कई बिंदु हैं, उनको साथ में इसी में मैं पढ़ाऊँगा। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे वो जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, और अलगाव का सिद्धांत है, क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं जब उत्पादन के ये विधि काम में ली जाती है। तो आज हमने बात की थी, वो बात है पूंजीवादी उत्पादन की विधि। ओके, गुड नाइट।